मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है पिछले लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं आपका अपना झा सर। इससे पहले कि टॉपिक को आगे बढ़ाऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना है कि जो भी बच्चे आज पहला दिन चैनल पे आए हैं उससे रिक्वेस्ट है कि पिछले लेक्चर्स को आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए चैनल पे, और पहले उसको कवर कर लीजिए। जो भी रे ऑप्टिक्स के लेक्चर हो चुके हैं उसको सारे लेक्चर्स को पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद टॉपिक पे आइए तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। चलो बिना कुछ बातें किए टॉपिक शुरू करते हैं। तो मेरे बच्चे, आज का टॉपिक होगा सबसे पहले रोटेशन ऑफ मिरर। तो चलिए रोटेशन ऑफ मिरर को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, मैंने एक मिरर लगा दिया और मैंने क्या पूछा है, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा कि ये इसका नॉर्मल है, ये रहा मिरर। एक लाइट को मेरे बच्चे मैं कुछ एंगल के साथ भेजूंगा। मान लीजिए इसको मैं कुछ भी एंगल के साथ भेजता हूं, आई एंगल के साथ भेजता हूं। तो मुझे आप ये बताओ कि अगर ये आई एंगल के साथ आता है तो ये रहा रिफ्लेक्टेड लाइट, तो ये कितने एंगल के साथ चला जाएगा? तो आपका जवाब होगा कि सर आई एंगल के साथ ही रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन परिस्थिति कब चेंज हुआ, जरा समझने की कोशिश करिए। ये रहा इंसिडेंट रे और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। अब हमने क्या गेम खेला? मैंने गेम ऐसा खेला मेरे बच्चे कुछ कि मैंने इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट करवा दिया। मैं इस मिरर को बच्चों थोड़ा सा रोटेट करवा दिया। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। मैंने इस मिरर को मेरे बच्चे थोड़ा सा एंगल के साथ रोटेट करवा दिया। आप देख सकते हो थीटा एंगल के साथ रोटेट करवा दिया। तो मेरे बच्चे अब ये बताओ कि अगर मैं थीटा एंगल के साथ रोटेट करवाता हूं तो इस मिरर का क्या चीज बदल जाएगा? तो कहोगे सर पहले नॉर्मल यहां था तो अब इसका नॉर्मल बदल जाएगा। अब ये नॉर्मल कुछ मेरे बच्चे ऐसा हो जाएगा, सोच के देखो। पहले नॉर्मल यहां था और अब ये नॉर्मल यहां पहुंच जाएगा। पहले नॉर्मल ऐसा था, अब ये नॉर्मल ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा घूम जाएगा। थीटा एंगल के साथ घुमाएं तो ये थीटा एंगल के साथ मेरे बच्चे घूम जाएगा। अब जरा गौर से देखो मेरे बच्चे, बहुत गौर से देखो, समझने की कोशिश करना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा मेरे बच्चे, तो कहोगे सर अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई प्लस थीटा। अब की बार एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आई प्लस थीटा। बिकॉज नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है मेरे बच्चे, वही तो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई प्लस थीटा। तो सोचो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो उतना ही हो जाएगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे इधर भाग गया, और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई प्लस थीटा हो जाएगा। बच्चों एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से देखिए। एक लाइट को मैंने इस पे गिराया था एंगल आई के साथ, तो एंगल आई और एंगल आर बराबर होता है, तो मैंने कह दिया कि दिस एंगल एंड दिस एंगल मस्ट बी इक्वल। तो अब हमने क्या खेल खेला कि इस मिरर को थीटा एंगल घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। तो अगर ये थीटा एंगल ऐसे घूम जाएगा तो सोच के देखो, जैसे ये ऐसे घुमा तो ये मिरर भी ऐसे टिल्ट हो गया। तो जो नॉर्मल पहले यहां हुआ करता था, अब वो नॉर्मल तो थीटा एंगल घूम गया ऐसे, पहले ऐसे था तो अब ये ऐसे हो गया। सोच के देखो। तो अगर मैं अब पूछूं कि बताइए कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि एंगल आई प्लस थीटा, मतलब ये पूरे एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आप जानते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी इधर घूम जाएगा और ये भी कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई प्लस थीटा हो जाएगा। जरा सोचो, अगर मैं पहले पूछता कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल था, तो आपका जवाब होता आई प्लस आई, मतलब 2i। लेकिन अगर मैं अब पूछूं कि एंगल ऑफ कि इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, तो आपका जवाब होगा आई प्लस थीटा
प्लस आई प्लस थीटा, मतलब मेरे बच्चे 2i प्लस 2 थीटा, और यही इसका आंसर होगा कि 2i प्लस 2 थीटा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि पहले इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल था, तो आपका जवाब था i प्लस आई, मतलब 2i। और अब इंसिडेंट रे और फाइनल रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल है, तो आपका जवाब होगा i प्लस थीटा प्लस आई प्लस थीटा, मतलब 2i प्लस 2 थीटा। तो सोच के देखो कि पहले 2i था और अब 2i प्लस 2 थीटा हो गया, तो कितना रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट कर गया, तो आपका जवाब होगा रिफ्लेक्टेड रे रोटेट कर गया है 2 थीटा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा। इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि जब भी कोई मिरर को थीटा एंगल के साथ रोटेट कर देते हो, जब भी कोई मिरर को थीटा एंगल के साथ रोटेट कर देते हो, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो 2 थीटा घूम जाता है, लेकिन इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस। अब इसका क्या मतलब होता है, जरा एक बार मतलब समझेंगे आपके, नहीं समझेंगे पहले ये बताओ। सेम सेंस का मतलब है कि अगर मैं मिरर को क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब जरा समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। आपके सामने में एक छोटा सा लॉलीपॉप क्वेश्चन ले लिया बच्चों, ताकि हमारे बच्चे अच्छे से सीख जाए। देखो मेरे बच्चे, ये मिरर था ना, ये नॉर्मल था ना, बोलो हाँ है, बिल्कुल है। अब हमने क्या किया, ये रहा अपना इंसिडेंट रे, ये रहा अपना इंसिडेंट रे, और ये रहा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। हम इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया, मतलब इसको कुछ नहीं करने वाले हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। इंसिडेंट रे जैसे फिक्स है वैसे फिक्स है। बस मिरर को हमने 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, बस मिरर को हमने 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो सोचो और जवाब दो कि अगर मेरा मिरर 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, तो मैंने क्या समझाया कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगा, वो कितना घूम जाएगा मेरे बच्चे? तो कहोगे सर वो 20 डिग्री घूम जाएगा। अगर मिरर को थीटा घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाता है, मतलब ये 20 डिग्री घूम जाएगा, लेकिन इसका सेंस सेम होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाया था तो ये भी 20 डिग्री क्लॉकवाइज ही घूमेगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो बात बड़ा स्पष्ट है भाई कि अगर किसी भी लाइट को फिक्स कर दो और मिरर को थीटा एंगल घुमा दोगे मेरे बच्चे, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगा वो 2 थीटा घूम जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया ना? अब चलो एक छोटा सा गेम तुम्हें और सिखाता हूं, फिर मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं एक छोटा सा गेम क्या सिखाता हूं कि मैंने इंसिडेंट को रोटेट करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा नन्हे मुन्ने अपना मिरर, ये है मिरर अपना। मैंने मेरे बच्चे इस मिरर को फिक्स कर दिया। ध्यान देना, इस बार मिरर के साथ कोई छेड़खानी नहीं। ये रहा नॉर्मल, इसका मतलब नॉर्मल भी फिक्स है। भाई जब मिरर फिक्स है तो क्या फिक्स है? नॉर्मल भी फिक्स है। ओहो, अगर मिरर फिक्स है तो नॉर्मल भी फिक्स है। अब ऐसा है कि भैया ये नीट 2024 जैसे फिक्स नहीं है। देख ही लिए क्या है लीला, क्या लीला चला। 650 वाले भी उम्मीद नहीं कर पा रहे कि उसका मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो ये नीट वाला फिक्स नहीं है, ये रियल वाला फिक्स है कि भाई इस मिरर को फिक्स कर दिया मैंने, तो अगर ये मिरर फिक्स है तो इसका नॉर्मल भी फिक्स हो जाएगा। तो अब देखिएगा, अब हमने खेल खेला है। हमने क्या खेल खेला है कि इंसिडेंट रे को, जो कि मेरे बच्चे आई एंगल पे था, और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, ऑफ कोर्स ये भी आई एंगल पे होगा, वो भी मेरे बच्चे आई एंगल पे होगा। हमने इसको थीटा एंगल घुमा दिया। सोचो और जवाब देना। मैंने इसको थीटा एंगल रोटेट करवा दिया। एक पल के लिए सोचो कि अगर एंगल इसको थीटा घुमा देता हूं मैं, तो जो मेरा अब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, सोच के देखो, अब जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो कितना हो जाएगा? आई
आई माइनस थीटा। भाई अब जैसे इसको तुम घुमाओगे तो मेरा इंसिडेंट रे तो अब ये हो गया, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस थीटा। तो तुम क्या जवाब देगो कि भाई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई माइनस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा आई माइनस थीटा। तो जरा सोचो और जवाब दो। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा ही घूमेगा, लेकिन इसका जो सेंस होगा वो सेंस ही अपोजिट हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग, व्हेन इंसिडेंट रे इज रोटेटिंग थ्रू एंगल थीटा, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे रोटेटेड बाय थीटा बट इन अपोजिट सेंस। अब ये देखना ध्यान से, ये अपोजिट सेंस का क्या मतलब है। अपोजिट सेंस का मेरे बच्चे यही मतलब है, समझने की कोशिश करिएगा। अपोजिट सेंस का यही मतलब है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यही है अपोजिट सेंस। तो उम्मीद करता हूं ये बातें समझ में आ गया होगा। आइए दोनों वर्ड को मैं अच्छे से एक बार फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि जब भी कोई लाइट को मेरे बच्चे, जब भी कोई लाइट को मैंने फिक्स कर दिया है, इंसिडेंट रे को फिक्स कर दिया है और मिरर को मैंने थीटा एंगल घुमा दिया है, तो भाई मिरर को थीटा घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगा। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूम जाएगा बट इन सेम सेंस। लेकिन यहीं पर अगर मैंने बात किया कि अगर मैं मिरर को फिक्स कर दूं और इंसिडेंट रे को घुमा दूं थीटा, तो भाई अगर इंसिडेंट रे को घुमाऊंगा थीटा तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगा थीटा, बट इन अपोजिट सेंस कि अगर इंसिडेंट रे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, लेकिन सेम एंगल के साथ। तो चलो इसको थोड़ा सा समझाने की फिर, तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहता है। आपके सामने स्क्रीन पर एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया मेरे बच्चे कि एक लाइट है जो 10 डिग्री एंगल, जो इसके ऊपर में इंसिडेंट हो रहा है और मिरर को हमने क्या किया, 30 डिग्री एंगल के साथ घुमा दिया और इंसिडेंट रे को 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है। तो बताइए रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा। तो हमें कुछ ऐसे लिखना होगा, यहां लिखता हूं मिरर और मैं ऐसे बोलता हूं कि अगर मिरर सुनना ध्यान से 30 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा, सोच के देखो। इसके 30 घूमने से ये 60 डिग्री घूमेगा, लेकिन वो भी क्लॉकवाइज सेंस में, सेम सेंस होता है। लेकिन अगर इंसिडेंट रे 10 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 10 डिग्री घूमेगा लेकिन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अब आप देखो कि रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉकवाइज और 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो अंकल आंटी दोनों मिल गया, तो मैं कह दूंगा फाइनल आंसर इज 50 डिग्री क्लॉकवाइज, बिकॉज अंकल आंटी दोनों मिलेंगे तो घट जाएंगे, है ना बच्चों। तो मैं कह सकता हूं रिफ्लेक्टेड रे इज रोटेटिंग 50 डिग्री इन द क्लॉकवाइज सेंस। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में अच्छे से आ गया हो। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर फिर से रख रहा हूं मेरे बच्चे नन्हे मुन्ने, फिर सुनो। मैंने कहा मेरे बच्चे, हमने कहा कि ये मिरर था, ये नॉर्मल था, ये इंसिडेंट रे था। हमने इंसिडेंट रे को ऐसे घुमा दिया 5 डिग्री और मैंने इसको घुमा दिया 20 डिग्री। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा। जल्दी से वीडियो पॉज करो, जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जल्दी जल्दी, कि रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा, जल्दी जल्दी बताओ। तो उम्मीद करता हूं आप समझ में आ गया होगा, आपने कर भी लिया होगा। तो आपने ऐसे लिखा
कि मिरर के 20 डिग्री घूमने से, मिरर के 20 डिग्री मेरे बच्चे क्लॉकवाइज घूमने से मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा मेरे बच्चे, मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो 40 डिग्री क्लॉकवाइज घूम चुका है ना। बोलो, फिर सोचो, फिर सुनोगे ध्यान से। मैंने कहा कि अगर मेरा रिफ्लेक्टेड रे, अब यहां पर देखो, अगर मेरा इंसिडेंट रे 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है, तो मैं क्या बोलने वाला हूं कि जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे होगा वो भी 5 डिग्री घूमेगा लेकिन क्लॉकवाइज सेंस में। तब अब क्या बोलने वाला हूं, ये अंकल, ये भी अंकल। तो ये फाइनल आंसर इज 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करता हूं आपने सही किया होगा। जल्दी जल्दी बता दो कितने बच्चे का सही था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कितने बच्चे ने सही कर लिया था। ओके, तो यहां तक आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब छोटे छोटे पॉइंट्स को और डील कर लेते हैं और फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और फिर प्लेन मिरर को फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम लोग स्फेरिकल मिरर में एंट्री कर जाएंगे आज, है ना बच्चों। तो चलिए कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर अपना अगला कॉन्सेप्ट है कि टू सी फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ प्लेन मिरर ऑफ हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब मेरे कहने का, ये ऑब्जेक्ट है तो इसके सामने कितने बड़े मिरर को लगाया जाए कि पूरा इमेज दिख सके। तो चलो मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, आप भी फील करना। लाइट को ऐसे भेजो, पहले लाइट को ऐसे भेजो मेरे बच्चे पहले, और लाइट को रिफ्लेक्ट करवा दो। ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा और ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसको बैक तक लेके आ जाओ। ये रहा ऑब्जेक्ट और ये बन गया इसका इमेज, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये बन गया इसका इमेज। ध्यान दो ना बच्चों। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगा। बहुत अच्छी बात भाई। मैंने इसका नाम रखा ए बी, इसका नाम रखा mm डैस्ट, और इसका नाम रखा है मेरे बच्चे सी डी। हम ये बात जान रहे हैं कि ए बी और सी डी बराबर है। ए बी बोलो या सी डी बोलो एक ही बात है, बिकॉज प्लेन मिरर में जितने साइज का ऑब्जेक्ट होगा उतने साइज के इमेज बनते हैं। अब मैं दो ट्रायंगल यहां पर लेता हूं समझाने के लिए। एक ट्रायंगल का नाम आई ई रख देता हूं। ये ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल देखना ध्यान से, और एक छोटा ट्रायंगल देखना ध्यान से। इन दोनों ट्रायंगल को देख के बताओ, लगा दो सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ये एक ट्रायंगल ये रहा, बड़े ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। मैं कह सकता हूं सी डी बाय mm डैस्ट इज CD by mm dashed is 2x by x। तो मैं कह सकता हूं mm dashed is CD by 2, और मैं पहले बता चुका हूं CD बराबर AB, CD और AB में तो कोई अंतर है नहीं, तो mm dashed बराबर AB by 2। यही बात मैं समझाने की कोशिश किया कि इस प्लेन मिरर के सामने कितना ऑब्जेक्ट, बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट के सामने में कितना बड़ा प्लेन मिरर होगा कि पूरी इमेज दिख पाए हमारे इस मिरर के अंदर। तो कहोगे हाफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अपने साइज के, आधे साइज के मिरर अगर रखोगे अपने सामने तो हमें पूरी चीजें दिखाई देगा बड़ी स्पष्ट तरीके से। अब इसी पे हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि मान लो कि इस वॉल के इस तरफ एक मिरर ऐसे हैंग कर दिया गया है और एक सोर्स यहां पर है। एक लड़का इस लाइन पे चलेगा ऊपर तक और इस सोर्स को देखना चाहता है इस मिरर में। तो कह रहा है मैक्सिमम कितना डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा ताकि सोर्स को देख सके इस मिरर के अंदर। तो मैं इसको थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, आप भी एनालाइज करना इस डायग्राम को। बहुत प्यारा डायग्राम बनता है। इस पे लाइट को निकालो यहां से और सीधा इस लड़के की आंख पे डालो, दिख गया इसको यहां पर। अब ये लड़का मान लो मैक्सिमम यहां तक पहुंच के देखना चाहता है, लाइट को यहां से भेजो और लाइट को ऐसे भेज दो। मतलब लड़के यहां से लेके यहां तक देख पा रहा है,
यहां से यहां तक जाता है तो देख पाता है इसको। हमें यहीं पर ज्योमेट्री लगाना होगा और समझना होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, आपको समझना होगा। तब ध्यान से देखोगे, यहां ये रहा नॉर्मल और ये रहा मेरे बच्चे नॉर्मल। और आप ध्यान देना, मैंने एक छोटा सा खेल खेला है, मैंने इसका नाम y रखा मेरे बच्चे, तो ये भी y होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे मैंने इसका नाम x रखा, तो मेरे बच्चे ये भी x होगा। ये बात तो सच है, बिकॉज अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा तो ये जितना उतना ही एंगल यहाँ, उतना ही ये भी होगा। मैंने इसका नाम y1 रखा, तो मैं कह सकता हूं एक बड़े ट्रायंगल और एक छोटे ट्रायंगल को देख के कि y1 बाय y इज 2l बाय l। सोच के देखो, एक बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल को देखो, गौर से समझ में आ जाएगा। y1 बाय y इज 2l बाय l। ये डिस्टेंस l है, ये डिस्टेंस l है और ये डिस्टेंस 2l है। तो मैं कह सकता हूं y1 बाय y इज 2l बाय l। तो मेरे बच्चे y1 बराबर कितना हो गया, 2y। इसी प्रकार आप इस ट्रायंगल में भी ऐसे ही कह सकते हो कि x1 बाय x इज 2l बाय l, x1 इज ऑल्सो 2x। अब आप देख सकते हो मेरे बच्चे कि ये आ गया है 2y, और मेरे बच्चे ये है y। ऐसे ही ये है 2x और ये है x। तो जो मैं पूछता हूं उतना ही जवाब देना, कुछ ज्यादा जवाब मत देना। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 3 इंटू एक्स प्लस वाई। और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो कहोगे x प्लस वाई। सोच के देखो, ये रहा y, ये रहा x, तो x प्लस वाई, और इसका वैल्यू हमें दे रखा है d। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कितने ग्रेटेस्ट हाइट तक जाए ताकि इसको पूरा दिखाई दे, तो आंसर इज 3 इंटू एक्स प्लस वाई, मतलब 3 इंटू डी, बिकॉज x प्लस वाई का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है d। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 3d। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अब अच्छे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे बच्चे। अब बहुत एंजॉय करना है, क्योंकि टॉपिक को कवर करके फिनिश करना है, तो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए क्वेश्चंस को करते चले जाइए। अब नेट हम लोग 10 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, और 10 क्वेश्चन जैसे ही किए तो प्ले मिरर के कोई भी क्वेश्चन यूं बन जाएगा, यूं। बस प्ले मिरर को खत्म करेंगे, आज ही प्ले मिरर को खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे स्फेरिकल मिरर को शुरू करने का। तब चलिए क्वेश्चन के लाइन बाय लाइन पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, और अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई ले सकते हो, फिर आगे देखते हैं। हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ मिरर एम। एक लाइट है जो ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, एज शोन इन द फिगर, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इंक्रीजेस। मतलब इस थीटा को मैंने इंक्रीज कर दिया, इस थीटा को इंक्रीज कर दिया, तो कह रहा है एंगल बिटवीन फाइनल रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे। फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, इंसिडेंट रे ये हो गया। मैं इसको देख के कह सकता हूं, खुल के बोल सकता हूं कि अभी जो इसका नेट डेविएशन है वो 180 डिग्री का है। आया ऐसे और चला गया ऐसे। तो ध्यान दो, हमसे पूछा क्या गया है कि अगर इस थीटा को बढ़ा दिया जाए तो बताइए इन दोनों के बीच के जो एंगल्स हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो तुम खुद सोचो, मैंने तुम्हें समझा रखा था कि अगर 2 मिरर है और इन दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है, तो मैंने एक टेक्निक बताया था कि इस 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 180 डिग्री। यही हो गया इसका एंगल ऑफ डेविएशन का नेट वैल्यू। और मैं पहले ही बता चुका था कि ये एंगल चाहे 45 रहे, याद करो पहला लेक्चर, ये एंगल चाहे 45 रहे कि 50 रहे कि 60 रहे, कुछ भी रहे, इस पर एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड ही नहीं करता। एंगल ऑफ डेविएशन का सीधा एक शॉर्टकट बताया था कि इन दोनों मिरर के बीच के एंगल 90 डिग्री है, वो तो फिक्स के फिक्स ही रहेगा यार। और वो अगर 90 है तो एंगल ऑफ डेविएशन को मैंने तरीका बताया था टेक्निक में कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डाटा आ गया था 180 डिग्री। तो भाई एंगल ऑफ डेविएशन तो 180 के 180 ही रहा ना। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों लाइट हमेशा पैरेलल के पैरेलल ही रहा।
तो कोई भी चीज नहीं बदला, रिमेन सेम। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जल्दी वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ट्राई लो और मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ। क्या कहना चाह रहा है कि जो मिरर देख रहे हो आप, ये जो मिरर आप देख रहे हो मेरे बच्चे, इस मिरर को हमने 20 डिग्री घुमा दिया और इस इंसिडेंट रे को मेरे बच्चे 10 डिग्री घुमा दिया। तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा? सीधा सीधा बात करो। मिरर को 20 घुमाया मेरे बच्चे, मिरर को 20 घुमाया तो ये 40 डिग्री घूमेगा। जब इसको अंकल घुमा रहे हो तो ये भी अंकल घूमेगा। लेकिन इंसिडेंट रे को 10 घुमा रहे हो तो इंसिडेंट रे भी 10 ही घूमेगा, लेकिन अपोजिट सेंस में। वो क्लॉकवाइज था, वो क्लॉकवाइज था, तो ये आंसर होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और बड़ा कौन सा? क्लॉकवाइज। तो आंसर इज 30 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो जल्दी बता दो कितने बच्चे ने सही कर लिया था इस क्वेश्चन को, जल्दी से बता दो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। अब ये क्या कहना चाह रहा है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, अब भी करवाया हूं, अब भी करवाया हूं भाई। मैंने क्या बताया था? ये ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या था? जल्दी बताओ। तो कहोगे सर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस तो था 3D, अभी तो निकाले हो सर, और इस D का वैल्यू क्या दे रखा है? 20। तो मुझे क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में थोड़े से बदलाव था। कह रहे जो आदमी है ना बच्चों, ये जो आदमी है वो 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा था। तो बोला क्या गया कि कितने समय तक वो ये आदमी कितने समय तक इस मिरर में इस एस को देख पाएगा। तो तुम तो जानते हो एस बराबर होता है VT। अब कितना डिस्टेंस तो इसको चलना होगा, तो कहोगे 3D बराबर VT। जल्दी बताओ कितने समय तक बात होगी? तो 3D/V। तो बताओ D का वैल्यू क्या दे रखा है? 20। तो 3 गुना 20 डिवाइडेड बाय V क्या है भाई? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसका वैल्यू हो जाएगा 6 सेकेंड। उम्मीद करता हूं समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा मेरे बच्चे, और अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक मांगता है भाई। अभी ये क्वेश्चन करवाया तो अभी इसका डेरिवेशन करवाया हूं 3D वाला। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, अगर आपको चीजें समझ में अच्छे से आ रहा है, तो भैया सब्सक्राइब तो कर दो, लाइक करके आगे बढ़ाओ वीडियो को। इतना वीडियो को फैलाओ, इतना फैलाओ, हर बच्चे तक अपना वीडियो जाना चाहिए। तभी तो समझ में आएगा ना कि झा सर का क्या मास्टर स्ट्रोक है कि सेकंडों में आंसर निकलते हैं, है ना बच्चों। चलो आगे बढ़ते। आपके सामने स्क्रीन पर फिर से क्वेश्चन दे दिया कि 2 मिरर्स लेवल्ड L1 एंड L2। ठीक है, बहुत अच्छी बात भाई, बहुत अच्छी बात है। अ पर्सन स्टैंडिंग 1 मीटर ये रहा अवे फ्रॉम राइट मिरर, और जो भी कुछ है, looks into the mirror and sees series of images. The second nearest image seen in the right mirror ये वाला सेकंड वाला। तो चलो एक इसका तरीका बताया था, यहां लिखो L1, यहां लिखो L2। मैं बस सारा चीजें पिछले लेक्चर्स में करवा रखा हूं, बस उसको बस फाइनलाइज कर रहा हूं। तो यहां लिखोगे L1, यहां लिखोगे L2। L1 के लिए लिखोगे 2, इसको ले लिखोगे 1। और कितने सेपरेशन है दोनों के बीच में मेरे बच्चे? 3। तो 2 3 5, 1 3 4। ओके, बहुत अच्छी बात। 2 3 5 और 1 3 4। ठीक है, 4 3 7, 5 3 8। तो हमसे पूछा गया द सेकेंड नियरेस्ट इमेज सीन इन द राइट मिरर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस। तो भाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा सेकेंड नियरेस्ट इमेज सीन इन द राइट मिरर के लिए सेकेंड नियरेस्ट इमेज कितना है? 5। अब ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब 5 तो यहां से 5 है ना, तो आदमी से कितने डिस्टेंस पर होगा? तो आदमी से तो ये मिरर हमेशा से एक मीटर का डिस्टेंस पर है, और इसने इसका जो सेकेंड इमेज बना है वो यहां से 5 मीटर का डिस्टेंस पर बना है यहां पर। तो बोलो आदमी से कितने डिस्टेंस पर है? जल्दी बता दो। 6। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, मस्त क्वेश्चन कराऊंगा। दिल खुश हो जाएगा। जब मेरे बच्चे को दिल खुश हो जाएगा तो कहेंगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन है? पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, जल्दी से ट्राई करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या कहना चाह रहा है बच्चों? 2 मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा एज शोन इन द फिगर।
लाइट रे इज इंसिडेंट पैरेलल टू वन ऑफ द मिरर्स। बहुत अच्छी बात भाई, पैरेलल टू के बाद नाम लिया तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बहुत बढ़िया भाई। टू वन ऑफ द मिरर्स द रे विल स्टार्ट रिट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। ये बहुत प्यारा, बहुत प्यारी बात कर दिया, बहुत प्यारी बात। सेकंड रिफ्लेक्शन नहीं बोला, ध्यान रखना। अगर सेकंड रिफ्लेक्शन बोलता तो भाई इस मिरर पे 90 डिग्री एंगल के साथ आना पड़ता, लेकिन यहां पर तो थर्ड रिफ्लेक्शन बोला, तो थर्ड रिफ्लेक्शन में ऐसे कुछ सोचने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले लाइट इस पे आएगा, अब ये इस पे जाएगा ना बच्चों, ऐसे जाने दो। उसके बाद ये यहां से रिफ्लेक्ट मारेगा। थर्ड रिफ्लेक्शन का मतलब है कि इस मिरर पे ये 90 डिग्री एंगल के साथ गिरना चाहिए। ऐसे गिरा और ऐसे यूं आया और रिट्रेस हो गया, और ऐसे रिट्रेस कर गया होगा। सोच के देखो, ये डायग्राम बढ़िया समझना, बहुत मस्त डायग्राम है। लाइट यूं आया, ऐसे गया, ऐसे गिरा। जब ऐसे गिरा तो तुम कहोगे इस पर 90 डिग्री एंगल के साथ गिरना चाहिए था, तभी रिट्रेस मारेगा। या थर्ड रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, सेकंड रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही। अगर सेकंड रिफ्लेक्शन की बात होती तो इस मिरर पे 90 डिग्री एंगल के साथ गिरना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो लिख दिया ना आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। तो भाई देखो, ध्यान से देखोगे, ये हो गया 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 तो 90 माइनस थीटा। तो तुम कहोगे सर ये रहा नॉर्मल इसका, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो मेरे बच्चे ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझाता हूं, अच्छे से समझना। ये थीटा, ये 90 तो 90 में से थीटा, और ये 90 में से थीटा तो ये थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा। अब तुम ध्यान से देखोगे, अगर ये थीटा मेरे बच्चे तो ये 90 में से थीटा, और ये 90 में से थीटा तो ये भी 90 में से थीटा, तो फिर ये भी थीटा। अब तुम खुद देखो ध्यान से, ये 90 डिग्री एंगल है मेरे बच्चे। इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, थीटा प्लस दिस थीटा प्लस दिस थीटा मतलब 2 थीटा प्लस 90 डिग्री, इन तीनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा बच्चों। सोचो, समझो और जवाब दो। दिस थीटा प्लस थीटा, दिस इज 2 थीटा प्लस 90 डिग्री का जो सम होगा वो 180 होगा। तो 3 थीटा इज 90 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये बातें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। याद रखिए, ये बातें बहुत गजब की बात है। यूज किया गया है वर्ड आफ्टर थर्ड रिफ्लेक्शन। अगर मुझे बोलता ना कि आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, तो ये लाइट को सीधा इस पे गिरता और ऐसे वापस आ जाता। बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आओ और समझो। यहां पर देखो क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग in front of a plane mirror as shown in the figure. The velocity of image with respect to object. Velocity of image with respect to object. अब ध्यान देना, बहुत गंभीर बात कर रहा हूं मैं भाई, जरा समझो। यहां पर समझो और बताओ मेरे को, यहां ध्यान दो। इसके 2 कंपोनेंट तोड़ूंगा, एक तो हो जाएगा v cos थीटा और ये हो जाएगा v sin थीटा। मैं तो पहले से बोला हूं भाई, इसमें कोई बदलाव आने वाला है नहीं। किसमें बदलाव आता है? जो मिरर के नॉर्मल एक्सिस पर है। तो मिरर का नॉर्मल एक्सिस तो ये वाला है, तो इस कंपोनेंट में तो बदलाव आएगा भाई, इस कंपोनेंट में तो बदलाव आएगा, इसमें तो बदलाव आने वाला है नहीं। तो मैं सीधा सीधा बात कर लेता हूं, बदलाव सिर्फ इसी में आएगा। जब बच्चों इसी में आएगा, तो इसका तो इनिशियल भी उतना ही था और फाइनल भी उतना ही था। तो दोनों का रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये कट कैंसल आउट ही हो जाता है। तो मैं वैसे बता ही देता हूं, मैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो जाएगा बच्चों, उसको तुम ऐसे बोल दो कि v sin थीटा, v cos थीटा i कैप, v sin थीटा j कैप। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों? तो मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि जो नॉर्मल एक्सिस पर नहीं है उसमें कोई बदलाव नहीं होता, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये पहले बता चुका हूं। इसको जस के तस वैसे ही लिख दो v cos थीटा i कैप। लेकिन हाँ, इसमें बदलाव आएगा
कैसा बदलाव आएगा, तो मैं जानता हूं कि VI इक्वल टू ट्वाइस VM माइनस VO, चूंकि मिरर तो मूव कर नहीं रहा है तो VI इक्वल टू माइनस में VO। तो भाई जरा समझो, माइनस में VO का मतलब ये हो जाएगा माइनस में V साइन थीटा J कैप। हमसे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, मतलब VI माइनस VO। अगर इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो देखो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2V साइन थीटा। ये बात तो समझ में मेरे को आ गया। अगर मैग्नीट्यूड वाइज इसका देखें तो J का मैग्नीट्यूड 1, तो इसीलिए मैंने लिख दिया सीधा 2V साइन थीटा, और अलोंग द Y एक्सिस J एक्सिस, तो इसका आंसर होगा 2V साइन थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरूर एक बार दो बार प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ मेरे बच्चे, फिर से समझने की कोशिश करो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फिर से आप जल्दी जल्दी वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो और फिर मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि मिरर खत्म हो चुके हैं, बस प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्वेश्चंस, ताकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमारे सामने आए और हमारे बच्चे बहुत अच्छा खुश हो जाए। भाई जरा देखो यहां पर क्या कहना चाह रहा है, क्या रे ऑफ लाइट मेकिंग एन एंगल 10 डिग्री। अब ध्यान दो, मान लो यही मिरर था मेरे बच्चे, यही मिरर था, रे ऑफ लाइट मेकिंग एंगल 10 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एंगल थीटा। मतलब मिरर जो है वो थीटा एंगल के साथ घुमा हुआ है, पहले से इंक्लाइंड है। अच्छा, उस पर जो इंसिडेंट रे है, उस पर जो इंसिडेंट रे है मेरे बच्चे ध्यान देना, उस पर जो इंसिडेंट रे है वो ऐसे आया था 10 डिग्री एंगल के साथ हॉरिजॉन्टली, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, 10 डिग्री एंगल के साथ आता है। उसके बाद कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है ना वो ऐसे हो जाता है। ध्यान से देखो, व्हाट्स विद द वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे गोज वर्टिकली अपवर्ड, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो जाए, तो इस थीटा का वैल्यू क्या होगा। बहुत ध्यान से देखना, अभी अच्छे से समझाता हूं। मान लो ये रहा इसका नॉर्मल, तो भाई जरा समझो, अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये तो इतना तो पता ही है, और ये थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा। तुम क्या कहने वाले हो कि ये थीटा तो ये थीटा और ये थीटा तो ये भी थीटा। देखो कैसे, समझो, इस बात को समझ में नहीं आएगा तो समझ लो, अभी समझाता हूं बढ़िया से। ये थीटा था, तो भाई देखो ये 90, तो 90 में से थीटा, तो ये कितना होगा थीटा। वही बात समझाया था, ये थीटा तो इसको थीटा होना पड़ेगा, और ये थीटा है तो ये एंगल तो थीटा हो ही जाएगा बच्चों। और अगर ये एंगल थीटा है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी थीटा होनी चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री। यस, एक्स और वाई के बीच में कितना एंगल 90 डिग्री, तो थीटा प्लस 10 डिग्री बराबर 90 डिग्री, 2 थीटा बराबर 80 डिग्री, तो थीटा बराबर 40 डिग्री। बात खत्म करो। तो उम्मीद करता हूं इसका आंसर 40 डिग्री ही आप लोगों ने निकाला होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मस्त क्वेश्चन आया, मस्त क्वेश्चन। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, जल्दी से करके दिखाओ। कह रहा प्लेन मिरर जो है, जो प्लेन मिरर है, मिरर की जो वेलोसिटी है वो क्या दे रखा है, 4I प्लस 5J प्लस 8K। और क्या बोला गया कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो दे रखा है 3I प्लस 4J प्लस 5K। ध्यानपूर्वक सुनो, मैं जो समझा रहा हूं। यहां पर क्वेश्चन में गिवन है कि K कैप इज अलोंग द नॉर्मल। यहां पर ये वर्ड भी यूज किया गया है कि जो K कैप है नॉर्मल के अलोंग है। अब इसका एक ट्रिक क्या होता है, जरा ध्यान से सुन लो। इसका ये ट्रिक होता है कि कभी भी वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछे तो इसका ट्रिक क्या होता है, ध्यान देना। इसका ट्रिक होता है मिरर चाहे कुछ भी करे नहीं फर्क पड़ता, मिरर का जो नॉर्मल एक्सिस होगा सिर्फ उसी में बदलाव आएगा। यही चीज शुरू सिखाता आया हूं। मिरर का जो नॉर्मल एक्सिस है सिर्फ उसी में बदलाव आएगा,
उसके अलावा कोई बदलाव नहीं आएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि मिरर का जो नॉर्मल एक्सिस है वो है के कैप। तो के कैप का मतलब सिर्फ जेड एक्सिस से बदलाव आएगा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक्स पे और वाई पे जो था वही के वही रहेगा। तो इसका मतलब ये जस के तस वही रहेगा। अब मैटर बनता है यार ये तो चेंज हो गया, तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो ध्यान से सुनो। इसका निकालने का तरीका था कि vi इज 2vm माइनस vo, और ये फॉर्मूला ही वैलिड था अलोंग द नॉर्मल एक्सिस। तो मिरर की वेलोसिटी क्या है? सोचो और जवाब दो। मिरर की वेलोसिटी है बच्चों 8, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 के। बस मतलब मेरे कहने का मतलब समझो कि जो भी नॉर्मल एक्सिस है सिर्फ उसी में बदलाव आएगा, उसके अलावा कोई बदलाव नहीं आने वाला है। जो भी नॉर्मल एक्सिस पर है सिर्फ उसी में बदलाव आएगा, उसके अलावा किसी में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। कान खोल के सुन लो, समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मिरर का जो भी नॉर्मल एक्सिस है सिर्फ उसी में बदलाव आएगा। तो मिरर का नॉर्मल एक्सिस कौन सा है मेरे बच्चे? अलोंग द के कैप। तो सिर्फ इसी में बदलाव आएगा। देखो मैंने बदलाव कर लिया, और क्या बदलाव आता है जिसके लिए ये फॉर्मूला होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 3i + 4j + 11k। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। जल्दी से स्क्रीन पॉज करो और जल्दी से मुझे करके दिखाओ। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों क्वेश्चन? कि 2 plane mirrors are inclined to each other as shown in the figure. A ray after 3 successive reflection. अभी करवाया हूं 3 successive reflection के लिए। तो दोनों मिरर के बीच के एंगल पूछा जा रहा था। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे जाए मेरे बच्चे। और बोला कि 3 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन के बाद पाथ को रिट्रेस करेगा। इसका मतलब लाइट को आना कैसे पड़ेगा? इसके ऊपर नॉर्मली गिरना पड़ेगा ताकि ऐसे गिर जाए। और अभी सिखाया था इस केस में, अभी सिखाया था ना मैंने, ये थीटा, तो बच्चों ये थीटा था, ये 90 था। और तुम जान रहे हो कि ये 30 तो ये भी 30 तो ये 60 हो जाएगा, ये 30 तो ये 60 हो जाएगा। तुम फिर से बोलोगे थीटा प्लस 60 प्लस 90 इज 180 डिग्री। सोचो और जवाब दो। थीटा प्लस थीटा, दिस थीटा प्लस दिस थीटा, अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन। थीटा प्लस थीटा प्लस 60 प्लस 90 इज 180 डिग्री। 2 थीटा इज 30 डिग्री, तो थीटा इज 15 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा, और यही इसका आपका आंसर निकला होगा। मैंने किया है, एक बार दोबारा सुने। मैंने या बच्चों कुछ ऐसा सोचा था कि लाइट दे रखा है 30 के साथ आया था, तो मेरे बच्चे ये भी 30 होगा, और जब रिट्रेस करेगा तो ऐसे गिरेगा, इस पर ऐसे गिरेगा, फिर वापस आएगा और ऐसे आ जाएगा। तो मैंने ऐसे सोचा कि मान लो एंगल थीटा है, ये 90 है, 90 में से थीटा है तो थीटा हो जाएगा। अगर ये 90 में से थीटा मेरे बच्चे तो ये थीटा होगा, और अगर ये थीटा और ये नॉर्मल है तो ये भी थीटा होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं इस ट्रायंगल को देख लिया और मैं कह दिया कि थीटा प्लस 90 और प्लस इसको 60 होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 30 है तो ये 60 हो ही जाएगा। इस सब का जो सम होगा 180 के बराबर होगा। बस सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद करता हूं यही इसका आंसर आया होगा। आपके लिए आज का होमवर्क, सिर्फ होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन को जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका आंसर कितना होगा। तो मेरे बच्चे, उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जल्दी से मुझे इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपके कमेंट्स पढ़ा था, आपने रिक्वेस्ट किया था कि सर थोड़े से वीडियो लेंदी कर दो। प्रॉमिस मांगे से आप लोगों को लगभग मैं 1 घंटे के आसपास वीडियो जरूर रखूंगा। तो ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गया था। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि वीडियो 1 घंटे के जरूर बनना चाहिए, है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।